चीज़ को आगे बढ़ाया आचार्य जी वाले विषय को कि हमें एकाग्रता द्वारा शैली आचार्य जी के अनुसार जब हम वेद अनुसार अपना जीवन बनाएंगे तभी हम अपने जीवन में सुखी हो सकते हैं। हमारे जैसे आचार्य जी का, पुरोहित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने गागर में सागर भरा। एक सूचना है, श्री दयानंद जी हैं अहिरका से, कोई गलती से उनका हेलमेट ले गया है, बदले में दूसरा लग गया है, शायद पुराना, गलती से कोई उनका हेलमेट ले गया है, उसे लौटाने के लिए निवेदन किया है। अब वो अपना हेलमेट ले जाए और दयानंद जी का लौटा जाए। आदरणीय भद्र पुरुषों एवं मातृशक्ति, किन्हीं कारणों से हमारे मुख्य अतिथि थोड़ा विलंब से आ रहे हैं, लेकिन हम सभा को इसका चलाते हुए इस सभा का स्वरूप बदलते हैं और हम सम्मान समारोह प्रारंभ करते हैं। इसी बीच हमारे पधारे हैं हमारे आर्य समाज से डॉक्टर विनोद जी, जो कि पटियाला चौक से हैं। एक बार करतल ध्वनि से उनका भी स्वागत कीजिए। डॉक्टर साहब का सदैव हमारे आर्य समाज को सहयोग रहता है, जितना भी समय उनको मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं, एक चिकित्सक का जीवन कितना व्यस्त सा होता है, तो वो जितना भी समय निकाल सकते हैं वह अवश्य देते हैं हमारे समाज को। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अब मैं बीना जी से अनुरोध करूँगी वह यहाँ आ जाए। हमारे समाज ने परंपरा बना रखी है कि जो भी कार्यकर्ता, हमारे समाज का सदस्य या अन्य सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज में कुछ श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, कर्मठता से, तत्परता से लगा हुआ है, तो उसको हम सम्मानित करते हैं अपने आर्य समाज जींद शहर की ओर से। इसी कड़ी में आज हमारे आर्य समाज जींद शहर के कोषाध्यक्ष ये मैं फिर से आपको थोड़ा सा हो गया कि अभी पहले हम विद्वत जन का सम्मान करेंगे। अपने विद्वत मंडल का जो बाहर से अतिथि आए हुए हैं, आदरणीय भद्र पुरुषों एवं मातृशक्ति, सम्मान समारोह को विधि पूर्वक आयोजित करने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ चौधरी जिले सिंह जी को, जो वो अध्यक्ष, हमारे इस सम्मान समारोह के अध्यक्ष पद के लिए प्रधान जी मना कर रहे हैं। प्रधान जी ने अन्य कार्य भी करने हैं। अगर मैं अपने आर्य समाज जींद शहर के उप प्रधान यशपाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह मंच के पास आए। यशपाल गुड़ायन जी हमारे आर्य समाज जींद शहर के उप प्रधान सभा की अध्यक्षता करें। मंच पे आइए प्रधान जी, अध्यक्ष हैं आज सभा के आप।
आदरणीय भद्रपुर स्वामी मातृशक्ति, सर्वप्रथम हम अपने विद्वजन का सम्मान करेंगे। हमारे मध्य उपस्थित हैं जिनके जो वेद के गूढ़ रहस्यों को हमारे सामने परत दर परत खोल रहे हैं, ऐसे हमारे आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी, जो कि अब हमारे मध्य बिजनौर से पधारे हैं। मैं प्रधान जी से अनुरोध करूंगी कि वह उनका माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। मैं अपने आर्य समाज जीव शहर के उप प्रधान अशोक जी से अनुरोध करूंगी कि वे माल्यार्पण द्वारा हमारे आचार्य जी का स्वागत करेंगे। मैं प्रधान जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे अध्यक्ष महोदय का, जो कि हमारे सभा के अध्यक्ष हैं, माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगी गणेश शास्त्री जी को, वे माल्यार्पण द्वारा हमारे जो भजनोपदेशक हैं उनका सम्मान करेंगे। मुकेश शास्त्री जी, जिनके मधुर भजनों का श्रवण हम कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगी हमारे आर्य समाज जिन शहर को एक बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता मिले हैं, अरविंद जिंदल जी, वह भी माल्यार्पण द्वारा मुकेश शास्त्री जी का अभिनंदन करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगी रविंद्र आर्य जी को, वह माल्यार्पण द्वारा हमारे सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक और लेखक भी हैं जो रामभट्ट जी, उनका माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगी अपने कोषाध्यक्ष जी को, नरेश जिंदल जी को, कि वह हमारे ढोलक वादक हरीश आर्य जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। मैं सादर आमंत्रित करूंगी, मैं तो आचार्य जी से ही कहती हूँ कि हमारे धर्माचार्य जी का स्वागत आचार्य जी करेंगे माल्यार्पण द्वारा। बिल्कुल भी एक विद्वान का स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारे मध्य में उपस्थित हैं आर्य समाज जीन जंक्शन के पुरोहित राजेंद्र जी, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ यहाँ पे, और अपने आर्य समाज जीन शहर के धर्माचार्य सुरेश चंद्र जी से कहूंगी कि वह हमारे आर्य समाज जीन जंक्शन के पुरोहित राजेंद्र जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगी आर्य समाज जीन जंक्शन के पूर्व पुरोहित मंजीत शास्त्री जी को कि वह यहाँ आए, और मैं आमंत्रित करूंगी हमारे आर्य समाज के जीन शहर के वरिष्ठ सदस्य मेघनाथ गुप्ता जी से कि वह मंजीत शास्त्री जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे।
पिता बोल रहे हैं मेघनाथ जी, उनके मंजीत शास्त्री जी के अभिनंदन तो बनता है जी। आदरणीय भद्र पुरुषों में माता शक्ति, जैसा कि मैं कह रही थी कि आर्य समाज जिन शहर की ये परंपरा रही है कि हमारे समाज का कोई सदस्य हो या सामाजिक संगठन का कोई सदस्य हो जो सामाजिक कार्य कर रहा है, समाज में अपने श्रेष्ठ कार्यों का नाम कर रहा है, समाज की उन्नति कर रहा है, समाज को सहयोग दे रहा है, तो हम उसका आर्य समाज जिन शहर की ओर से सम्मान करते हैं। तो आज के हमारे आर्य समाज जिन शहर के सम्मानीय सदस्य हैं हमारे कोषाध्यक्ष जी नरेश जिंदल जी, जिनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पे आए, मंच के सामने आए। सपत्नीक बबीता जी भी आई हुई हैं, बबीता जी भी आए, आइए जी सब परिवार। प्रियंका, प्रियंका है ना जी नाम, बेटी प्रियंका। आप देख ही रहे हैं हमारे आर्य समाज में, मैं प्रधान जी से अनुरोध करूंगी वे माल्यार्पण द्वारा नरेश जी का स्वागत करेंगे। आप जानते हैं हमारे नरेश जिंदल जी पूर्णतः समर्पित सदस्य हैं, तन मन धन से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। ये जो हमने सारा नवीनीकरण किया है इसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका है और हम सभी एक टीम की तरह कार्य कर रहे हैं और एक ये टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तालियां नहीं रुकने जा रही हैं जी, कर्ता सभी से स्वागत कीजिए। बहुत प्रेरणादायक क्षण होते हैं, औरों को भी प्रेरणा मिलती है कि हम इस तरह से समाज का कार्य करें। आप बबीता जी यहीं रहिए, आप हाँ जी यहीं रहे। प्रियंका बेटा आप यहाँ पे लिख के। अब मैं रमेश कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे माल्यार्पण द्वारा बबीता जी का स्वागत अभिनंदन करेंगी। हमारी समाज की संरक्षिका हैं हमारी रमेश कुमारी जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, प्रबुद्ध महिला और पूर्णतः समर्पित हमारे समाज को। और हमारे मैं बीना जी से कहूंगी कि बेटी प्रियंका का भी माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करूंगी अपने प्रधान जी को कि वे मैं प्रधान जी से अनुरोध करूंगी कि वे आए और शॉल द्वारा हमारे कोषाध्यक्ष जी को सम्मानित करें। साथ में अशोक जी हमारे उप प्रधान, रविंद्र राजे जी, वीरेंद्र जी ये आ जाएं और नरेश जी का शॉल द्वारा सम्मान करें। कर्ता ध्वनि से स्वागत कीजिए जी।
मैं आचार्य जी से अनुरोध करूंगी कि वे सत्यार्थ प्रकाश देकर हमारे कोषाध्यक्ष जी को और बबीता जी को सम्मान। श्रद्धेय आचार्य जी। हमारे आचार्य जी प्रथम दिवस से ही प्रेरित कर रहे हैं कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, ऋषि का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें और उसकी तरह अपना जीवन बनाएं। अब मैं अभी रुको, अब मैं निर्मला जी से, मंजू गोयल जी से और वीना जी से अनुरोध करती हूँ कि वे शॉल द्वारा उनको सम्मानित करें। बबीता जी को मैं पुष्पा जी को अनुरोध करती हूँ वे आए। और भारती आर्या जी कहाँ हमारी आर्य पब्लिक स्कूल की प्रधान अध्यापिका मुख्य अध्यापिका हैं जो हमारी भारती आर्या जी वो आए। ये मोमेंटो देके प्रियंका को करती सम्मानित कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा से प्रार्थना है कि नरेश जी को दीर्घायु करें और इतनी शक्ति सामर्थ्य दें कि वो सदैव इस तरीके से लगन पूर्वक हमारे आर्य समाज का काम करते रहें और हमारे समाज को ऊंचा उठाने में, पूरे समाज को ऊंचा उठाने में योगदान देते रहें। अब हमारे आर्य समाज जींद शहर के उप मंत्री कर्देश शास्त्री जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच के पास आएं। और मैं अनुरोध करती हूँ हमारे प्रेमचंद शौरान जी मुझे अभी नजर आ रहे थे। मैं सुदेश जी से, जहाँ से मेडिकल स्टोर हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ जो माल्यार्पण द्वारा कर्देश शास्त्री का स्वागत करेंगे। हमारे सुदेश जी, हाँ जी, सब पत्नी आए हैं तो उनको भी बुलाइए। गीता जी आइए। अरे तो ध्यान आए हुए हैं तो पता नहीं, आइए। हमारे माल्यार्पण द्वारा हमारे समाज के उप मंत्री कर्देश शास्त्री जी को, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, शास्त्री जी हैं और ये डीएवी में कार्यरत हैं। वैसे भी समाज को शिक्षा के रूप में तो सेवाएं दे ही रहे हैं और हमारे समाज में भी पूरी तरह उपलब्ध रहते हैं, पूरी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे अगर कहीं भी जैसे हमारे शास्त्री जी अवकाश पे चले जाएं एक दो दिन के, तो हमारे विद्वान का कार्य हमारे शास्त्री जी करते हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मैं संगीता जी को, मैं नाम ले ही नहीं कि आपका संगीता जी माल्यार्पण द्वारा गीता जी का स्वागत करेंगी। हमारी संगीता आर्या जी।
अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे रानी गुलाटी जी को और निर्मला जी को अभी थोड़ी मैं आमंत्रित करती हूँ अपने पूर्व प्रधान चौधरी जिले सिंह जी को। द्वारा सम्मानित करेंगे चौधरी जिले सिंह जी, हमारे प्रधान जी, शॉल द्वारा हमारे शास्त्री जी को सम्मानित करेंगे हमारे शास्त्री जी। मैं आमंत्रित करूंगी रानी गुलाटी जी को, कमला जी और बिमला जी को कि वह आएंगी और शॉल द्वारा हमारी गीता जी को सम्मानित करेंगी। मैं अपने सभा के अध्यक्ष यशपाल जी से अनुरोध करूंगी कि वो मेमेंटो द्वारा सम्मानित करेंगे संजय शास्त्री जी को। मैं आचार्य जी से अनुरोध करूंगी, एक मिनट शास्त्री जी, कि वह सत्याग्रह प्रकाश द्वारा स्वागत करेंगे, सम्मानित करेंगे हमारे कर्णदेव शास्त्री जी। आदरणीय मधुभूष हमारे, अब मैं ऐसी समाज की विभूति को आमंत्रित कर रही हूँ जिन्होंने अपना सारा जीवन आज समाज को समर्पित कर दिया, ब्रह्मचर्य आश्रम को ही अपनाया, विवाह नहीं किया, पूरी तरह समर्पित प्रबुद्ध महिला हमारे समाज की, जिनको देख के सुन के हमको बहुत ही प्रेरणा मिलती है, ऐसी हमारी डॉक्टर ज्ञानवती आर्य जानते हैं। मैं बहन जी से अनुरोध करूंगी कि वह मंच के पास आए। इनके जीवन के बारे में क्या बताएं आपको। खानपुर गुरुकुल की रिटायर्ड प्राचार्य हैं, अनगिनत उपाधियां इनके पास हैं। प्रारंभिक शिक्षा जन्म हुआ था 1942 को जींद के राजगढ़ में। प्रारंभिक शिक्षा नरवाना में हुई, तत्पश्चात गुरुकुल खानपुर में ही दाखिला लिया था। फिर उसके बाद बीएड किया उन्होंने, पीएचडी की और हमेशा अव्वल आई प्रत्येक परीक्षा में, और सारा जीवन गुरुकुल को, आर्य समाज को एक प्रकार से दान कर दिया अपना सारा जीवन। तपस्वी जीवन है जिनका। मैं अनुरोध करूंगी हमारी रमेश कुमारी जी से कि वह आए और माल्यार्पण द्वारा हमारी
महेंद्र सिंह जी की प्रेरणा से मैंने 3 साल ऑनरेरी सर्विस करी सारी संस्थाओं की, और पद्म श्री सुभाषिनी जी जो महान महान विभूति रही है, रहेंगी जब तक सूरज चांद रहेगा, धरती पर उनका नाम रहेगा, उनकी याद में मैंने विधि कॉलेज, लॉ कॉलेज अनेकों विपत्तियों बाधाओं के बावजूद भी एक चपरासी को लेकर स्टार्ट किया था, और एक बैच में अपने सामने निकाल के आई थी, और मेरे सामने प्रस्ताव रखा गया कि आप इसके प्राचार्य बने। मेरे मन में ख्याल आया कि लोग सोचेंगे एक डिग्री कॉलेज की प्राचार्य से मुक्ति लेकर के दूसरे कॉलेज की प्राचार्य बनी है, शायद इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया हो। उसके बाद में आप सब लोगों के मध्य में 2005 से आर्य समाज जींद शहर के संपर्क में हूँ, अर्बन स्टेट आर्य समाज की संरक्षिका हूँ, और अनेकों मैंने विनोबा जी के विश्व महिला सम्मेलन में, ऑल इंडिया आचार्य सम्मेलन में वर्धा में भाग लिया, और जैसा जैसा है रहा मैंने अपना सारा जीवन सेवा में लगाया, और आपकी शुभकामनाओं से मैं प्रभु से उम्मीद करती हूँ इसी तरीके से अपने जीवन की आहुति जन कल्याण के लिए देती रहूँ जितना बन सकूँ। बिल्कुल बहन जी, मैं तो यही कह ही रही थी, अभी कहने वाली थी, मैं एक बार माल्यार्पण से स्वागत हो जाए तो मैं बहन जी को कहूँगी कि वे अपना खुद बताएं परिचय से। मैं रमेश कुमारी जी से अनुरोध करूँगी कि वे माल्यार्पण द्वारा हमारी बहन जी का स्वागत करेंगे। निर्मला जी से भी स्वागत करूंगी कि माल्यार्पण द्वारा बहन जी का स्वागत करेंगे। मैं स्वयं भी ऐसी महान विभूति का स्वागत करना चाहूंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बहन जी का जीवन कितना प्रेरणादायक रहा है। अब मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर रमेश कुमारी जी से हमारी मैं अनुरोध करूंगी हमारे आर्य समाज जींद शहर के प्रधान राजवीर जी सिंह की धर्मपत्नी सरला जी को, और मैं आपका नाम हाँ, ये हमारे वकील साहब डॉक्टर कंवर सिंह जी की धर्मपत्नी कंवर महावीर जी की किरण जी, और मैं सरला जी से और किरण जी से अनुरोध करूँगी कि वो शॉल के द्वारा सम्मानित करेंगे हमारे डॉक्टर ज्ञाननिधि बहन जी को। मैं आमंत्रित करूँगी विनय गोयल जी को। विनय गोयल जी तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? तो मेमेंटो द्वारा हमारी बहन जी को सम्मानित करेंगे विनय गोयल जी।
अरविंद जिंदल जी भी आ जाएं, विनय गोयल जी। जयंत जी से अनुरोध करूंगी, अगर जयंत जी असल में कई लोग व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, जयंत जी आप आ जाइए, अरविंद जी आप आ जाइए और मोमेंटो से सम्मानित कीजिए हमारी बहन जी को। आदरणीय भद्र पुरुषोत्तम मातृशक्ति, आगे के कार्यक्रम के बारे में मैं अपने आज सभा के अध्यक्ष थोड़ा सा अव्यवस्थित सा कार्यक्रम है, इस वजह से लग रहा है कि मुख्य अतिथि थोड़ा विलंब से आ रहे हैं, तो एक कार्य बहुत आवश्यक कार्य रह गया हमारे बीच में। रमेश सिंगला जी उपस्थित हैं, उनकी एक इच्छा थी, बहुत कहते ना शुभ संकल्प होते हैं जैसे, उसमें एक इच्छा थी कि मैं ये जो पगड़ी है ना भगवा, ये बांधवाना चाहता हूँ और मैं हमेशा बांध के रखना चाहता हूँ पगड़ी को। तो मैं आमंत्रित करूँगी रमेश सिंगला जी को कि वे मंच के पास आए और मैं अनुरोध करती हूँ सत्यबंधु जी से कि वह उनका माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। रमेश सिंगला जी किधर मंच के पास आ जाइए। ये जो अपने चिन्ह है ना धर्म के संस्कृति से, इनको अपनाना कितना गर्व की बात होती है कि आप पगड़ी धारण करना चाहते हैं। तो मैं अब पगड़ी बांधना तो किसी किसी को आता है। हाँ, रामगढ़ जी भी हैं, कर्ण सिंह रेड्डी जी भी हैं, मैंने उनको सोच रही थी कोई नहीं, अगर रामगढ़ जी बांधते हैं तो रामगढ़ जी से पगड़ी बनवाते हैं। कर्ण सिंह जी आप भी आ जाइए, सहायता कर दीजिए थोड़ी उनकी। तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और इनका एक बेटा एमडी कर रहा है। बहुत ही सरल सौम्य स्वभाव के व्यक्तित्व हैं ये और बहुत ही अच्छा परिवार है इनका। 10 साल की एक्सटेंशन मिली हुई है इनको। ये बता दी तालियां कर। बिल्कुल जी, बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं रमेश जी आपको।
मैं अपने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगी कि वह इनको एक मिनट रमेश जी सत्यार्थ प्रकाश दे। अपने अध्यक्ष महोदय यशपाल जी से अनुरोध। हमारे पुरुषोत्तम जी भी यहाँ पे होंगे, वो भी आ जाए एक बार, ये सत्यार्थ प्रकाश दे। किशन सोनी जी, आइए आइए आ गया। मैं रमेश सिंगला जी से ये अनुरोध करूंगा कि वो इस जींद शहर में इस केसरिया पगड़ी को बांध करके अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाएं और इसके लिए वो बहुत ही मतलब सौभाग्यशाली होंगे। ये उनकी इस पूरे जींद शहर के अंदर जैसे उनकी अपनी सेवा के दौरान उनकी पहचान रही है, आज अब इस सामाजिक जीवन में भी इसी तरह उनकी एक पहचान बहुत अच्छी बनी रहे और लोगों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बने। मैं नरेश जी से और कृष्ण सोनी जी से अनुरोध करूंगी वह मोमेंटो द्वारा रविंद्र जी मोमेंटो द्वारा रमेश जी एक मिनट सिंगला जी कृष्ण सोनी जी मोमेंटो द्वारा रमेश सिंगला जी का सम्मान करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। परमात्मा आपकी ऐसे ही धार्मिक कार्यों में रुचि बनाए रखे रमेश जी, और आप हमेशा हमारे आर्य समाज से जुड़े रहें, सत्संग में आते रहें, सदैव सहयोग करते रहें। हर प्रकार से ये प्रार्थना है, अनुरोध है आपसे। अब मैं अनुरोध कर रही हूँ अपने वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर विनोद जी से कि वह एक बार मंच के पास आएंगे। हमारे डॉक्टर विनोद, एक बार डॉक्टर साहब पर विनम्र प्रार्थना है आपसे। अब मैं प्रधान जी से अनुरोध करूंगी कि वे माल्यार्पण द्वारा हमारे डॉक्टर का सम्मान करेंगे। अब मैं अपने पूर्व प्रधान चौधरी जिले सिंह से भी अनुरोध करूंगी वे एक बार आए। डॉक्टर साहब एक चौधरी जिले सिंह जी हमारे पूर्व प्रधान माल्यार्पण द्वारा डॉक्टर विनोद जी का स्वागत करेंगे। मैं अभी एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं अशोक जी से हमारे उप प्रधान जी और प्रधान जी से अनुरोध करूंगी कि वह सत्यार्थ प्रकाश से सम्मानित करें हमारे डॉक्टर विनोद। एक ऐसे क्षेत्र में डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि जो दिन रात सेवा कर रहे हैं हमारे समाज की। डॉक्टर साहब स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, वैसे तो वो हमें स्वस्थ रखते हैं, हम भी प्रभु से कामना करते हैं परमात्मा डॉक्टर साहब को स्वस्थ रखें। अब मैं अनुरोध करूंगी अपने आज के सभा के अध्यक्ष हमारे सभा के अध्यक्ष हमारे आर्य समाज जींद शहर के उप प्रधान यशपाल जी से कि वह अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दें तो थोड़ी देर के लिए। बस
थोड़ा सा समय और। मैं अपने आमंत्रित श्रोताओं को कह रही हूँ कि थोड़ा समय और रह गया है, बस मैं ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मुख्य अतिथि विलंब हो रहे हैं। मैं सभासदों से अनुरोध कर रही हूँ कि थोड़ा सा धैर्य और रखें वो। अच्छा, मुकेश शास्त्री जी से अनुरोध है कि वे मुकेश जी ऐसा गीत सुनाइए कि सब जोश में भर जाएं। जो थोड़ी सी चिंता आ रही है सभा में, लोग थोड़ा सा, क्योंकि सुबह से बैठे हुए हैं सभी, 8 बजे से सभा होना चाहिए। भारत माता की, और जोर से भारत माता की। हमको पता न था सूरज पचकानी भाषा बोलेगा, सिंहासन संडो जैसी बिरयानी भाषा बोलेगा, मौसम अपना होकर भी बेगानी भाषा बोलेगा। जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। सूरज पचकानी भाषा बोलेगा, सिंहासन संडो जैसी बिरयानी भाषा बोलेगा, मौसम अपना होकर भी बेगानी भाषा बोलेगा। जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। अभी तक तो लोहे ने सोने की भाषा बोली है, अभी तक तो लोहे ने सोने की भाषा बोली है, अभी तक मुस्कानों ने डॉक्टर कृष्ण चंद्रिका जी और विशिष्ट अतिथि हमारे हरीश अलाहाबादी जी। माननीय विधायक जी का एक बार सभी कर्मचारियों के साथ एक बार अभिनंदन करेंगे। अभी तक तो लोहे ने सोने की भाषा बोली है, अभी तक मुस्कानों ने रोने की भाषा बोली है, अभी तक तो अरबी में बोली की भाषा बोली है, मित्र बसंती चोले ने चोली की भाषा बोली है, मित्र बसंती चोले ने चोली की भाषा बोली है। युग का भगत सिंह किस दिन, युग का भगत सिंह किस दिन बलिदानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमको पता न था सूरज पचकानी भाषा बोलेगा, सिंहासन संडो जैसी बिरयानी भाषा बोलेगा, मौसम अपना होकर भी बेगानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। जिस दिन जनता गद्दारों को संसद में से खींचेंगी, जिस दिन राजे भीम बली की दुशासन को खींचेंगी,
लेकिन जिस दिन ये लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया, निवेदन मैं करना चाहता हूं। और कैसे बोला? वर्षों खंबे को बेर खजाने का दरवाजा खोल गया, थोड़ा बादल सच्चो कंच को तलवारों पर खोल गया, शाख दशक का पाप जाप अग्नि किसका से बोल गया, ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया, ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया, ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया, ऐसा लगता लाल सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकी तंबू उखड़ गए, सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकी तंबू उखड़ गए, पत्थर से रोको देखा पत्थरों के चेहरे बिगड़ गए, इंद्रधनुष का दंड बन गया, भांजे जन्म फिर जाग गया, सिंह गर्जना सुनी भीम की इज्जत डर कर भाग गया, एक सूर्य फिर ऐसा निकला, एक सूर्य फिर ऐसा निकला, बदल पूर्णिमा हो गया, अब तो लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया, ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया, ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी ने क्या नारा दिया था? तो इन बच्चों को ध्यान से सुनिएगा। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ये करके दिखा दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ये करके दिखा दिया, सेनापति के साथ साधु है इतिहासों में दिखा दिया, काले फड़ का नृत्य रचाया अजगर को भी दिखा दिया, काले फड़ का नृत्य रचाया अजगर को भी दिखा दिया, और 56 इंची सीना क्या होता दुनिया को दिखा दिया, अरे 56 इंची सीना क्या होता दुनिया को दिखा दिया, कौन मनीषी कुशल बैठ बन, कौन मनीषी कुशल बैठ बन सबकी नब्जी का तोड़ गया, ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया, ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया, अब तो लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया, अब तो लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। और जो कहते थे ये कश्मीर हमारा है, लेकिन ध्यान देना अब हम टांग ठोक करके कहते हैं कि जी ये कश्मीर हमारा है। और कैसे कहते हैं? ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया, कृष्ण प्रतिज्ञा मुक्ति हुए फिर चक्र सुदर्शन धारा है, पहली बार सुना हमने पूरा कश्मीर हमारा है, विश्व बैंक का एक
उनको भी हमें सुनना है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जो मुझे अपना आशीर्वाद दिया। धन्यवाद ओम शास्त्री जी, आपने पुनः सभा में एक बार जोश भर दिया। और मैं तो डॉक्टर साहब को देख रही थी, हरीश जी की वो जो पैर से आप बजा रहे ना, डॉक्टर साहब थोड़ा अभी बड़े प्रसन्नतापूर्वक देख रहे थे, प्रसन्न भाव से। अभी डॉक्टर साहब ने एक बात नहीं सुनी, डॉक्टर साहब बहुत ही प्रशंसापूर्वक इनके पैर को देख रहे थे ना, आपकी कैसे बजा रहे हैं। अब आप बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका शास्त्री जी, मुकेश शास्त्री जी और हरीश यादव जी जो उनका ढोलक पे साथ दे रहे थे। आदरणीय मध्य पुष्कर मातृशक्ति, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मध्य जीवन के विधायक, हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्णचंद्र मिड्डा जी पधार चुके हैं। एक बार खूब जोर से करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करती हूँ मंच पे आए हो, अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय मध्य पुष्कर मातृशक्ति, हमारे डॉक्टर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये तो एक औपचारिकता है जो मैं उनका परिचय दे रही हूँ। स्वर्गीय हरीशचंद्र मिड्डा जी के सुपुत्र, हमारे वो हरीशचंद्र मिड्डा जी भी 2 बार विधायक रह चुके और हमारे कृष्णचंद्र मिड्डा जी भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। यह तो कार्य वह है ही कि वे विधायक हैं, लेकिन जो उनका व्यक्तित्व है, जो सरलता है, सौम्यता है और जो उनकी धार्मिक कार्यों में रुचि है, जो सामाजिक कार्यों में रुचि है, वह सदैव ही प्रत्येक के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं, प्रत्येक कार्य के लिए। आपका जो किसी का भी व्यक्तित्व होता है ना, उसमें आपका जो व्यक्तिगत संपर्क होता है वो आंकलन करने में उसके व्यक्तित्व का बहुत सहायक सिद्ध होता है। तो मैं अपने से ही कहती हूँ, हमने जो अपने डॉक्टर साहब का व्यक्तित्व मैंने अनुभव किया है, मैं जितनी बार भी मिलूँ, अब कई बार ऐसा होता है कि हम इधर उधर थोड़ा है और मुझे लगा अभी की बात है, ये अपना पंजाबी महासभा का जो कार्यक्रम हुआ था, तो डॉक्टर साहब के पास आसपास काफ़ी भीड़ थी और मैं डॉक्टर साहब को जाके मिल नहीं पाई, तो मैं साइड से निकल रही थी और मैंने हल्के से पीछे देखा, डॉक्टर साहब ने खुद ही मेरे को अभिवादन किया। तो मैं बिल्कुल बहुत गौरवान्वित मैंने अनुभव किया कि कितना सरल स्वभाव है इनका, कि मैं जहाँ चाह रही थी डॉक्टर साहब ने खुद ही मेरे से मिल लिए एक तरीके से। तो ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी हैं। और हमारे तो वैसे भी पारिवारिक संबंध रहे। जब मैं विवाह होके आई थी यहाँ पे, मैं आज थोड़ी सी बात अपनी भी रख रही हूँ, इसलिए जो इनके भाई थे अविनाश जी, एक तो वह 33 वर्ष पूर्व मेरे विवाह में सम्मिलित हुए थे और मैं आज भी जब उनकी एल्बम में फ़ोटो देखती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। इस परिवार के प्रति बहुत ही हमारे अंदर एक गर्व अनुभव होता है हमारे कि हमारे ऐसे ऐसे हमारे मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं। और जब मैं डॉक्टर साहब के पास जाती थी, स्वर्गीय हरीशचंद्र मिड्डा जी के पास, कुछ परेशानी हो गई थी, जैसे मेरी माता जी का निधन हो गया था बहुत कम आयु में और मैं बहुत परेशान रहती थी, तो वो इतने प्यार से समझाते थे मेरे को, जाके कहते थे इतना अच्छा परिवार मिला है और ये तो ईश्वर की व्यवस्था है। उस समय मैं आर्य समाज में भी नहीं आती थी, तो कुछ ज़्यादा विचलित हो जाती थी, तो वह मुझे सदैव संभालते थे। तो मैंने वो बात याद स्मरण की है आपके सामने कि बहुत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि ही जिनकी ऐसी है, परिवार ही जैसा ही है, वो खुद कैसे होंगे। बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं
हरियाणा की जो ये सेवा कर रहे हैं, हमारे तो आर्य समाज वो तो कर ही रहे हैं, और जो हमारे आर्य समाज में हम कोई भी हमें आवश्यकता होती है, हम अवश्य, चाहे हमारे विद्यालय के बारे में कोई समस्या हो, चाहे हमारे समाज के लिए कोई सहयोग की आवश्यकता हो, जब जब हम गए डॉक्टर साहब ने कभी भी हमें निराश नहीं किया, हमारा संपूर्ण रूप से सहयोग किया और सदैव यही कहते थे कि आप चिंता ना करो, आपका कार्य हो जाएगा। मैं डॉक्टर साहब की प्रशंसा में और क्या कहूँ, उनका व्यक्तित्व आप सभी जानते हैं, सभी शहर वाले जानते हैं कि किस तरीके से वो सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं, हरियाणा में कैसे सेवा कर रहे हैं वो। उन्होंने कई समस्याओं को जो हरियाणा की थी उनको उठाया सरकार के सामने और उनका समाधान भी करवाया, और हमारे जींद के लिए बहुत ही तत्परता से, समर्पण भाव से वह कार्य कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। और मैं अनुरोध करती हूँ अपने प्रधान जी से कि वह माल्यार्पण द्वारा हमारे डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। आदरणीय प्रधान जी। मैं अपने समाज के मैं नरेश जिंदल जी से, हमारे समाज के कोषाध्यक्ष जी से अनुरोध करूँगी कि माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे डॉक्टर। नहीं जी, बोलिए। मैं अजय जी से, अजय गुलाटी जी से अनुरोध करूँगी कि वे माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगी अपने प्रधान जी से, हमारे उप प्रधान अशोक जी आगे से, और चौधरी जिले सिंह जी से शॉल द्वारा सम्मानित करेंगे डॉक्टर साहब को। मैं आमंत्रित करूंगी, अनुरोध करूंगी मैं अपने हमारे आर्य समाज के वरिष्ठ सदस्य मेहताब जी से कि वह आएंगे। और रविंद्र आर्य जी से सत्याग्रह प्रकाश देकर डॉक्टर साहब को सम्मानित करेंगे। और मैं ये भी चाहती हूँ कि हम महिलाएं भी जाएंगे डॉक्टर साहब को सम्मानित करने के लिए मोमेंटो द्वारा। वीना जी, निर्मला जी, मैं स्वयं भी जरूर स्वागत करना चाहूँगी। वीरेंद्र जी आने
मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगी कि वे 2 शब्द हमारे लिए बोलेंगे। सबसे पहले तो मैं आर्य समाज के इसके प्रधान जी व सभी कार्यकारिणी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत इतना मान कर दिया। और साथ में आए हुए सभी महानुभाव, गंगा गौरी गायत्री तुल्य मेरी मातृशक्ति और इस देश का भविष्य प्यारे बच्चों, आज जो राखी के अवसर पर ये कार्यक्रम किया गया, सबसे पहले तो आप सभी आर्य समाज की जितनी कार्यकारिणियां बधाई के पात्र हो कि इस पवित्र पावन पर्व पर आप लोगों ने ये कार्यक्रम रखा। और मैं सभी को राखी की बधाई भी देता हूँ और उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सबके घर में खुशियाँ और शांति प्रदान करें। और बहनें हमेशा अपने भाई के लिए उस मालिक से अच्छे से अच्छा मांगने का काम करती हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति के पीछे अगर हाथ होता है तो मात्र शक्ति का हाथ होता है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में, चाहे वो पत्नी के रूप में। और हम माँ के उपासक होने की वजह से भी कहते हैं कि आज जो भी हैं हम उस माँ की शक्ति, मात्र शक्ति की वजह से। मुझसे पहले मुकेश जी ने बड़ा अच्छा एक भजन गाया जो मेरे दिल को बहुत छू गया, और जो ढोलक बजा रहे थे उनकी तो अपनी कलाकारी से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और मैं वहीं 5-7 मिनट आज आपसे लूँगा कि विशेष तौर पर आर्य समाज हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा बताने के लिए समाज में किस प्रकार से जिया जाए, समाज में कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे इन बुराइयों को दूर करने का बीड़ा उठाना चाहिए, इस प्रकार के कार्य आर्य समाज में हमेशा। मैं बधाई देना चाहूँगा कि बहुत से आडंबरों को दूर करने का काम भी आर्य समाज ने किया। मैं इनके संस्थापक का भी ये कहूँगा कि उनके चरणों में आज उनको प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा एक हिंदुस्तान को एक तोहफा दिया है आर्य समाज के रूप में। उसके लिए मैं बहुत मतलब उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हम उनको मूर्तियों में या हम उनको फोटोज कैलेंडर्स में देखते हैं, मैं उनको उन महान विभूतियों को अपनी तरफ से श्रद्धा के सुमन भेंट करता हूँ और साथ में उनका आशीर्वाद चाहता कि वो अपना आशीर्वाद मुझे दें। वही मुझे एक बात याद आती है कि प्रसंग है, क्योंकि आज मात्र शक्ति बैठी है तो बहुत से बच्चे भी बैठे हैं। वो प्रसंग ये है कि सऊदी अरब की सच्ची घटना है। आज अगर हम देखते हैं समाज के अंदर भाई का भाई के प्रति प्यार नहीं रहा, बहन का भाई के प्रति प्यार नहीं रहा, माँ बाप भाई बेटे में, भाई में, यहाँ तक कि बाप बेटे में भी बड़ा ज़्यादा दिक्कत आने लगी, विचार नहीं मिलते, एक लंबा सा गैप आ गया उम्र का। हमारी जनरेशन तक तो मैं ये कहूँगा कि पहले हम माँ बाप से डरते थे, आज की जनरेशन में बच्चों से डरते थे। हमारी जनरेशन हो तो परेशानी दोनों तरफ से नहीं दिक्कत आई। एक सऊदी अरब की घटना मैंने पढ़ी थी कहीं, 2 भाई थे जिनकी उम्र, एक भाई की उम्र 80 साल थे, भाई की उम्र लगभग 70 वर्ष की थी, बीच में एक बहन भी थी, गैप का 8-10 साल का, माँ जिसकी उम्र लगभग 100 साल के आसपास की थी। और दोनों भाई अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे, अपनी माँ का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन अलग अलग रहते थे। घर के हालातों की वजह से अलग होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन माँ दोनों से प्यार करती थी और माँ कहती थी कि मेरे दोनों बेटे हीरा। बहुएं भी अच्छी हैं, लेकिन समस्या ये थी कि बड़ा बेटा ये कहता था कि माँ को मैं अपने पास रखूंगा, और छोटा बेटा कहता था माँ को मैं अपने पास, माँ की सेवा मैं करूंगा। बड़ा बेटा कहता, छोटा बेटा कहता मैं करूंगा। इसी बात को लेकर उन दोनों भाइयों में विवाद इतना बढ़ गया कि माँ से भी उन्होंने कहा, माँ ने कहा कि मेरे लिए तो दोनों आँख के तारे हैं,
मुझे दोनों से अच्छी सेवा मिलती है, मेरी दोनों बहुएं बढ़िया मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग वैसे ही इस बात पर लड़ते हो, कहते हैं कि माँ हम रात भर ये चाहते हैं कि तेरे पाँव दबाएं, तेरे लिए सेवा करें, अपने हाथों से तुझे रोटी खिलाएं, लेकिन बड़ा भाई खिला देता है, मैं रह जाता हूँ। छोटे भाई को बड़ी तकलीफ अपने बड़े भाई से थी कि मेरी माँ की सारी सेवा मेरा बड़ा भाई करता, मैं नहीं करता। बात इतनी बढ़ गई, विवाद इतना बढ़ गया कि मामला कोर्ट में चला गया। अब जब मामला कोर्ट में गया तो जज बड़ा परेशान कि आज तक मेरे पास तो बहुत से मामले आए, भाई का भाई ने खून कर दिया, भाई ने भाई की जमीन के लिए लड़ाई कर ली, किसी ने पैसा छीन लिया, किसी ने जायदाद छीन ली, किसी ने कुछ छीन लिया। ये मुकदमा मेरी अदालत में बड़ा अजीब आया कि भाई भाई की लड़ाई है, लेकिन वो माँ के लिए लड़ रहे हैं कि हमें माँ की सेवा मुझे करनी है, बड़ा भाई कहता है मुझे करनी है, छोटा भाई कहता है मुझे करनी है। ऐसा केस मेरी अदालत में पहले कभी नहीं और ना ही मैंने कहीं सुना। जज बड़ा परेशान कि मैं फैसला करूं तो क्या करूं। उसने उस बुजुर्ग महिला को बुलाया, उनकी मां को बुलाया जो व्हील चेयर पे आई, और कहने लगा कि माता आप बताओ आप किस बेटे के पास रहना चाहती हैं, आप बड़े बेटे के पास रहना चाहती हैं, छोटे बेटे के पास रहना चाहती हैं। मां ने कहा दोनों मेरे बेटे एक से बढ़कर एक हैं। मैं अगर अपने बच्चों को कह दूं कि एक टांग पे खड़े हो जाओ तो एक टांग पे सारी रात खड़े होकर मेरी सेवा में खड़े रह सकते हैं। मुझसे फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि मैं किस बेटे के पास में रहूं। जज ने कहा मां अगर तू ही फैसला नहीं कर पा रही तो इस फैसले को मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे लिए तो बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन जज को कोई समझ नहीं आई, फैसला आ चुका था तो फैसला तो सुनाना ही था। जज ने अखबारों में निकाला और कहा कि ओपिनियन पोल लेता हूं, पब्लिक से पूछता कि पब्लिक फैसला करे इसका कि मुझे क्या फैसला करना चाहिए। पब्लिक ने भी अनेक प्रकार से अपने चिट्ठी पत्र बना के डाले गए कि बड़े बेटे को सेवा करनी चाहिए, कुछ कह रहे थे कि छोटे बेटे के पास मां को रहना चाहिए। अलग अलग धारणाएं लोगों की पत्रों से प्राप्त हुई। एक सप्ताह का जो समय था वो सप्ताह का समय पूरा हुआ और पत्रों को गिना गया, लेकिन वो सब बराबर बराबर के आसपास ही निकले। तो जज बड़ा परेशान कि मुझे क्या करना, मुझे फैसला तो सुनाना ही। जज ने आखिर एक संत के पास गए, उनसे पूछा। पूछने के बाद अगले दिन उन्होंने समय दिया कि मैं फलां तारीख को ये फैसला सुनाऊंगा। सारा देश इंतजार कर रहा था कि फैसला होगा तो क्या होगा। जज ने फैसला उस छोटे भाई के हक में दे दिया। कोर्ट में दोनों भाई मौजूद थे। जज ने कहा कि मैं इस बिना में यह फैसला छोटे भाई के नाम करता हूं क्योंकि छोटा भाई अपने बड़े भाई से 10 साल छोटा है और वो अपनी मां की सेवा अच्छे से करता है। क्योंकि बड़ा भाई अगर मां को दवाई खिलाता उसके हाथ कांपते हैं, उम्र के हिसाब से रोटी खिलाना चाहता है तो पानी कई बार गिर जाता है, हाथ कांपते वो अच्छे ढंग से अपनी मां की सेवा नहीं कर पाए। तो इसलिए ये फैसला मैं अपने अनुसार, अपनी नैतिकता के अनुसार ये फैसला मैं छोटे भाई के हक में करता हूं कि मां की सेवा करने का अधिकार अगर किसी को है तो वो छोटे बेटे को है। जज ने ये कहकर अपना फैसला सुना। लेकिन बड़ा बेटे ने उसी समय उसी अदालत के अंदर ही अपना सिर दीवारों से टकरा कर खून से लहूलुहान कर दिया और कहने लगा कि हाय रे बुढ़ापा, आज तेरी वजह से मैं महरूम हो गया अपनी मां की सेवा करने। मेरे कहने का भाव यह है कि अदालत में फैसले जाते हैं जमीन जायदाद को भाइयों को लेकर। भाई भाई से लड़ रहा है, एक गज जमीन के लिए लड़ रहा है, लेकिन कोई अदालत में ऐसा फैसला भी तो जाए कि हम अपने माँ बाप की सेवा के लिए दोनों भाई लड़ रहे हैं। कोर्टों में फैसले ऐसे जाने चाहिए, ऐसे केस जाने चाहिए कोर्टों में, ना कि जमीन जायदाद के लिए लड़ने के लिए जाने चाहिए। साहब कहने की बात है, लेकिन सोचते हैं इस दुनिया से तो खाली हाथ चले जाना है, चाहे आप अरबों रुपए कमा लीजिए, रोटी तो वही 2 ही खानी है, लेकिन हम जमीन के लिए भाई भाई का वध कर दे, भाई भाई से लड़ ले। ऐसे केस भी देखे साहब, भाई भाई का मुंह नहीं देखता, कहता तू मेरे मरने पर भी मत आना। और ऐसे केस तो हमने जेल में भी बहुत देखे हैं साहब। भाई चला जाता है, लोग बड़ा भाई या छोटा भाई उसके संस्कार पे भी नहीं जाते। साहब एक और सच्ची घटना है।
मैं जिक्र नहीं करूंगा, हमारे किसी गांव में, मुझे फतेहाबाद के गांव में जाना पड़ा। तेरामी में क्रिया में जब मैं गया, 2 भाई थे और बहनें थी, साफ सुन के कलेजा कांप उठेगा। बड़ा भाई अपनी मां को रखता था अपने पास, लेकिन उसकी पत्नी की वजह से कोई नोक झोंक हो गई। सास बहू में नोक झोंक होने के बाद वो सास छोटे बेटे के यहाँ चली। सच्ची घटना, दोनों घटनाएं मैं आपको सुना रहा हूँ, सच्ची सुना रहा हूँ। उसका तो मुझे पता नहीं, वो मैंने पढ़ी है, ये कि इस घटना को मैंने अपनी आंखों से देखा, जो आपको सुना रहा हूं। सास बहू में नोक झोंक हो गई, मामला इतना बढ़ गया कि सास अपने छोटे बेटे के पास चली। जो उसका बड़ा बेटा था, काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, जब आया तो उसने मां के बारे में पूछा, तो बहू ने, उसकी पत्नी ने उसको अनेक प्रकार से बात करके कि ऐसे ऐसे हुआ, ये सब हुआ, माँ छोटे के पास चलेगी। लेकिन उसने भी सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन में माहौल शांत हो जाएगा। आदमी कई बार ये सोचता है कि घर में थोड़ी शांति हो जाए तब इसको लिया। छोटी मोटी नोक झोंक पहले भी होती थी साहब, लेकिन उस मालिक की करनी कुछ और थी। हफ्ते के बाद ही वो माता छोटे बेटे के पास गुजर गई, एक्सपायर कर गई। अब बड़े बेटे को बड़ी तकलीफ हुई कि माँ बहुत लंबे समय से मेरे पास रही, छोटे के पास जाती पहले भी रहती थी, लेकिन मेरी माँ पूरे घर से नाराज होकर गई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। उसको साहब 13 दिन उसको काटने मुश्किल हो गए। ना वो अपनी बीवी से कुछ बोला, ना वो बच्चों से कुछ बोला। जो 13वीं को क्रिया का दिन था साहब, उस आदमी ने कमाल कर दी। वो चेहरा और वो दिन और वो बात आंख से उतरती ही नहीं था। जब भी मैं किसी भाई भाई को लड़ते देखता हूँ या माँ बेटों को इस प्रकार से देखता हूँ, आंखें भर आती है। साहब उस आदमी ने कहा, जब क्रिया चल रही थी, उसने कहा कि मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दिया जाए। जितने लोग उस क्रिया को इस तरह में आए हुए थे, उसने कहा कि मेरी माँ मेरे साथ रहती थी और मेरी नालायक पत्नी की वजह से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और मेरी माँ छोटे भाई के पास रहने लग गई और मेरी माँ ने वही दम तोड़ दिया। मेरी माँ को अधिकार था अपने बेटे के पास जाने आने का, वो पहले भी जाती थी, लेकिन वो इस बार गई तो मुझसे लड़ कर गई। इसमें मेरी कमी है कि मैं आज अपनी माँ से जाना तो सबको है, लेकिन मेरे को सारी जिंदगी जब तक जिंदा रहूंगा इस बात का दुख रहेगा कि मेरी माँ मेरे पास से चली। साहब जो उसने किया, उसने अपने हाथ पीछे से निकाले और हाथों से कागज को अपने मुंह पे लगा लिया। कहा कि मुझे इस समाज में रहने का अधिकार नहीं है। मैं अपने मुंह पे कागज पोंछता हूँ कि मेरी माँ मेरी वजह से चली। साहब माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है, इसे खोना नहीं चाहिए। मैं तो यही कहना आप लोगों के साथ, कुछ ऐसी घटनाएं जो सारी जिंदगी याद रहती है और इस घटना ने सारे दिल को हिला के रख दिया। मेरी माताएं बहुत ज्यादा मात्रा में बैठी है, मैं आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई, लेकिन मेरा एक निवेदन और एक प्रार्थना है, हमें वो सब चीजें बाद में याद आती है जब हम उनको खो देते हैं। बहुत सी हमारी भाभियां बैठी होंगी, मेरा एक निवेदन है कि जो बच्चे छोटे हैं उनको उनके दादा दादी के पास बिठाया कीजिए। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, स्कूलों में, कॉलेजेस में, जहां पर भी लोग बैठते हैं, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि इन बच्चों को आदत डालिए इनके दादा दादी के पास बैठने की। एक तो हमारी मातृशक्ति को ये रहेगा कि वो अपने घर का काम कर सकेगी और बच्चों को अपने पास देखकर दादा दादी को भी लगता है कि हमारे बच्चे हमारे पास रहते हैं और हमारा जीवन सफल हो गया। हमारे समय में कोई मोबाइल नहीं था साहब, हमारे समय में कोई कुछ नहीं था। हम लोग अपने दादा दादी के पास, अपने माँ बाप के पास बैठते थे, उनकी सेवा करते थे। आजकल का बच्चा सारी सेवा इस मोबाइल की करता है और मोबाइल से ही सब कुछ लेता है। जबकि इस आधुनिक युग में, इस साइंस के युग में आपको ये मोबाइल सब कुछ दे सकता है। ये गूगल के पीछे क्या हुआ, अब क्या चल रहा है या आगे क्या होने की संभावना है, लेकिन 2 चीजें ये गूगल आपको कभी नहीं दे सकता। चाहे साइंस कितनी तरक्की कर ले,
एक तो आशीर्वाद और एक तजर्बा, ये दोनों चीजें तो आपने बुजुर्गों के पास बैठने से मिलेंगी साहब। इस गूगल से कभी भी नहीं मिल सकती, गूगल से आपको कभी नहीं मिल सकती। मेरे पिताजी मेरे भाई के एक्सपायर होने के बाद मुझे धार्मिक स्थानों पर ले जाते थे और मुझे इन्हीं हवन यज्ञ इस प्रकार के आध्यात्मिक कार्यक्रमों में लेके जाते थे। मैं उन्हीं से बहुत कुछ सीखा और मैं कहता कि बच्चे, मेरी उम्र 23 वर्ष की थी जब मेरे भाई एक्सपायर हुए, तो मैं अपने पिताजी से कहता था कि बाबूजी आपकी उम्र, आपकी नींद तो खराब होती है, आप मेरी नींद क्यों खराब करते, ये कार्यक्रम आप ही निपटा लिया कीजिए, मुझे मत कहा कीजिए। तो एक दिन मेरी माँ से सुबह सुबह मेरे पिताजी बोले, जब हम लोग नाश्ते में बैठे थे, तो कहने लगे कि तेरा बेटा, तेरा राजकुमार मुझसे क्या बोलता है, कहता है कि मुझे इन धार्मिक स्थानों पे और इन पे मत ले जाए क्योंकि आप ही जाया कीजिए, मेरी नींद खराब होती है। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसको क्या जवाब देना चाहिए? माँ तो माँ है ना। माँ सोचे अगर पति के हक में जाऊं तो बेटा नाराज होगा, बेटे के हक में जाऊं तो पति नाराज होगा। उसने कहा कि ये तुम्हारा बाप बेटे का मामला, तुम ही फैसला कर लो कि तुमको ले जाना है कि नहीं ले जाना। माँ के टलने के बाद मेरे पिताजी ने कहा, बेटा आज तेरी माँ और मैं एक ठीक अवस्था में, आज से 35 लगभग 93 की बात है, 30-32 साल पुरानी बात लगभग है। तो कहने लगे कि आज हम तो जवान है, तेरी उंगली पकड़ के मैं तेरे को धार्मिक स्थानों पे लेके जाता हूँ, हरिद्वार लेके जाता हूँ, तुझे कहता हूँ कि धार्मिक स्थानों पे घूमा और धार्मिक अनुष्ठानों में लेके जाता हूँ ताकि तेरे को कुछ सीखने को मिले। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, मैं तुझे आदत डाल रहा हूँ, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तू हमारी उंगली पकड़ के हमें घुमाने ले जाना, कभी हरिद्वार, कभी धार्मिक अनुष्ठानों पर, कभी कहीं, मैं तेरे को आदत डाल रहा हूँ। तो मैं अपनी मातृ शक्ति से निवेदन करता हूँ कि बच्चों को आदत डालिए, 1 घंटे के लिए ये मोबाइल बंद करवाइए पूरा परिवार, और सारा परिवार 1 घंटे के लिए मोबाइल बंद कर सारा परिवार एक साथ बैठे। मैं ऐसी आप लोगों से प्रार्थना और निवेदन करता हूँ, क्योंकि एक भी व्यक्ति का मन बदल जाए, इस मोबाइल से 1 घंटे के लिए हम दूर हो जाए तो सब कुछ होता है। हम माँ बाप से तो दूर हो जाते हैं, आज के टाइम में मोबाइल से दूर होना पसंद नहीं करते। अगर गलती से मोबाइल घर पे रह जाए तो हमें परेशानी हो जाती है, अगर वापस जाके लाया जा सकता है तो हम लेके भी आते हैं। तो साहब वैसे मैं आपको बताऊंगा, मेरे पिताजी 9 साल विधायक रहे, उन्होंने कभी अपने पास मोबाइल नहीं रखा। यहाँ तक कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनसे कहा कि आप मेरा मोबाइल रख लीजिए। मेरे पिताजी ने कहा इस उम्र के इस पड़ाव में चौटाला साहब, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता कि सबसे बड़ा झूठ कोई बुलवाता है तो ये मोबाइल बुलवाता है, और इस उम्र के पड़ाव में मैं नहीं चाहता कि मैं झूठ बोलूँ। मेरे पिए के पास मोबाइल है, मेरे बेटे के पास है, अगर आपसे बात करनी होगी तो मैं आपके नंबर 3 लोगों के मोबाइल से बात करूँ। ना मेरी माँ ने मोबाइल रखा और ना ही मेरी बीवी के पास मोबाइल है। बाकी हमारे घर में जितनी भाभी हैं सबके पास 1-1 2 मोबाइल है। मेरी धर्मपत्नी के पास भी मोबाइल नहीं, आज तक तो है नहीं, आगे कभी उसकी मन की इच्छा हो तो मुझे मालूम नहीं। और मैं अक्सर कहता हूँ, क्योंकि ऐसी बात हम तब कह सकते हैं, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, वरना लोग कहेंगे कि झूठ बोलता है। लेकिन आप कोई पूछ सकते हैं, आज तक मेरी वाइफ के पास मोबाइल नहीं। ऐसे ही काम चलता है, तभी मेरे चेहरे में शायद मुस्कुराहट ज्यादा रहती है, वरना दिन की वीडियो के चेहरे की मुस्कुराहट खोई रहती है। कहीं ना कहीं ये कर देना जी, ये काम ले आना, सब्जी ले आना, फलाना ले आना, ढिमकाना ले आना जी, तो बड़ी दिक्कत रहती है। एक बार जब मैं चंडीगढ़ जाता हूँ, मैं कहीं जाऊँगा, सुबह पूछते पहुँच गया, दवाई लेना ना, रात को पूछेंगे कि दवाई और खाना खा लिया। इतनी बात सास बहू मेरे से करती है, बाकी तो दिल की बात होती है तो वहीं कर लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी बेटे के मोबाइल से फ़ोन करेंगे या लैंडलाइन से फ़ोन आएगा। तो मैं पहले तो आप लोगों से सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे देरी से आना होगा, मैं बाहर था, इसके लिए आपसे माफ़ी भी मांगूंगा, और समय भी कुछ ज़्यादा ले लिया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि आप मेरी वजह से काफ़ी लेट हुए। और मैं एक बार आप सबका, प्रधान जी का, सभी साथियों का, सभी कार्यकारिणी का और आई हुई सभी मातृशक्ति का और मेरे भाइयों का दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। और जितना मुझसे जीवन के लिए बन पा रहा है उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं करने का प्रयास भी कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे मेरी बहनों की, मेरी मातृशक्ति का जो आशीर्वाद मेरे पास रहता है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता।
मैं अपनी एक बात और आज आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि मैं जब भी कोई भी जितने भी काम होते हैं सब कामों को मैं मंदिर में रख देता हूँ। जब चंडीगढ़ से जाने लगता हूँ तो फाइल उठाता हूँ, कहता हूँ भगवान मेरे सारे कार्य पूरे हों, मुख्यमंत्री जी जो भी काम रखूँ वो हाँ कर दें, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और आपसे भी निवेदन है, आप भी किसी काम के लिए जाए, उस मालिक को याद करके जाए कि मालिक मेरा ये काम है, ये काम होना चाहिए। कुछ ही दिनों में जब मालिक से आपका रिश्ता जुड़ जाएगा तो आप मान के चलिए आपके काम बड़ी आसानी से होने लग जाएंगे। ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना निवेदन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। जैसा कि हम व्यक्तित्व बता रहे थे, देखिए उन्होंने जो प्रसंग बताया, कैसे भावुक हो गए थे फतेहाबाद वाला प्रसंग सुनाते हुए डॉक्टर साहब, और सभी के यहाँ पे आपको मैं आप सुनते हैं डॉक्टर साहब भी भावुक थे। इससे पता लगता है कि इनका व्यक्तित्व कैसा है, कितने सरल हैं, सौम्य हैं और कितनी दया भावना है इनके हृदय में सबके प्रति। जो बात हम 3 दिवस से सुन ही रहे थे संस्कारों की, वही उन्होंने अपने प्रसंगों के माध्यम से बताया। जो आजकल पारिवारिक परिस्थितियां हैं, जो आप मातृशक्ति की माता पिता का जो सेवा कर सकते हैं, वही डॉक्टर साहब ने संदेश दिया। कितने अच्छे विचार हैं, उत्तम विचार हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभा के अध्यक्ष हमारे उप प्रधान यशपाल गोरायन जी से अनुरोध करूंगी कि वे 2 शब्द बोलेंगे। ऋषि दयानंद जी द्वारा स्थापित आर्य समाज और आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा हरियाणा द्वारा संचालित जींद आर्य समाज में जो आज श्रावणी पर्व का आयोजन किया जा रहा है, उस श्रावणी पर्व के तीसरे दिन की आज ये जो दोपहर की महत्वपूर्ण सभा, इस सभा के में जो पधारे हमारे जींद विधानसभा क्षेत्र से बहुत ही प्रतिष्ठित विधायक डॉक्टर कृष्ण मीणा जी, जो आज इस सभा के मुख्य अतिथि के तौर पर मैं इनका आर्य समाज में यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में पूरे इलाके से आर्य प्रतिष्ठित सज्जन और मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, आप इतनी भारी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका भी मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, उसके में जो वैदिक विद्वान आपको 3 दिन से जो बहुत ही पूरी विद्वता से आपको जो ज्ञान दे रहे हैं, उसके लिए आप सौभाग्य है आप सभी का, इस तरह के कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हुए। और जो भजन मंडली ने यहाँ पर जो बहुत ही क्रांतिकारी भाषण, वेद प्रचार का झंडा बुलंद करने के लिए वैदिक प्रचार कर रहे हैं, उसका भी सुनने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सज्जनों, जैसा कि आज के मुख्य अतिथि विधायक जी ने आपके सामने अपने वक्तव्य के दौरान कई प्रकरण आपके सामने रखे, जिसमें से एक न्यायालय का जो प्रकरण बताया, मैं निश्चित तौर पर आज इस आर्य समाज के मन से, ये खुले मन से कहना चाहता हूं, सौभाग्य से उस परिवार का कहीं न कहीं लिंक वेद प्रचार के कार्यक्रमों में आने का रहा होगा,
जो इस तरह का उस न्यायालय के विधायक जी ने ऐसा वरदान सुनाया। और मैं जो अगले जो दो वरदान विधायक जी ने वर्णित किए, मैं समझता हूँ अगर उन परिवारों का भी कहीं न कहीं वेद प्रचार से संबंध रहा होता तो उस तरह की कोई ये कहावत ना बन पाती। तो इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिष्ठित आर्य बंधुओं और मातृशक्ति से ये मेरा निवेदन है कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों में आपको आने की प्रेरणा परमात्मा की दया से जो मिलती है और आप अपना सारा कीमती समय निकाल करके इस तरह के समारोह में आते हैं और धर्म लाभ प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह वैदिक प्रचार का झंडा बुलंद करने के लिए आप लोग जो बहुत लंबे समय से अपना सहयोग देते आ रहे हैं, आप सभी के सहयोग से इस तरह के जो आयोजन सफल होते हैं। और मैं उन्हें पूरी आर्य समाज की जो हमारी जो कार्यकारिणी है, सभी सदस्यगण और सभी पदाधिकारी जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए इस कार्यक्रम को आर्थिक सहयोग देकर के अपनी उपस्थिति देकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और ये सभी के लिए एक प्रेरणा का कार्यक्रम है अभी पूरे समाज के अंदर जो आज यहाँ से वैदिक के विचारों की धारा प्रवाह सब तक जाएगी तो निश्चित तौर पर उन सभी परिवारों का उनके जीवन में सुधार होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के वैदिक प्रचार हमेशा होते रहें और वेद प्रचार का झंडा हमेशा बुलंद होता रहे। मैं सबका यहाँ पर पहुँचने पर और बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। हमारे अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे समाज के उप प्रधान हैं और सदैव ही हमारे सहयोगी रहे हैं, हर कार्य में आगे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक धन्यवाद मैं और करना चाहती हूँ, आप सबका तो धन्यवाद है ही। हमारे वेद प्रकाश पांचाल जो कि रेवोल्यूशन इंडिया के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और लगातार सेवाएं यहाँ भी दे रहे हैं और जींद में कहीं भी कुछ भी कोई भी गतिविधि होती है सबकी कवरेज करते हैं और सब जगह प्रसारित करते हैं। मैं अनुरोध करती हूँ, आपसे अपील करती हूँ कि अधिक से अधिक इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके वीडियो को लाइक कीजिए, तो जिससे इनका कार्य और बढ़े और इनको और प्रेरणा मिले कि ये कार्य करते रहें। मैं प्रधान जी से अनुरोध करूँगी कि एक मोमेंटो देके इनको बुला के सम्मानित करें हमारे वेद प्रकाश पांचाल जी को। ऐसे ही आप तत्परता से समर्पण भाव से कार्य करते रहें। आदरणीय भद्र पुरुषों एवं मातृशक्ति सभा समापन की ओर है, बहुत विलम्ब हो चुका है। कुछ दान राशि है 100 रुपये गुप्तदान, 200 रुपये सहदेव समर्पित जी जो कि शांति धर्मी में हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। 101 भारती मैडम जो हमारे यहाँ कभी के स्कूल की अध्यापिकाएँ हैं। 1100 रुपये डॉक्टर विनोद जी जैसे जानते हैं डॉक्टर पटियाला चौक से आए हुए हैं, वह दे रहे हैं। 5100 रुपये हरीश इलाहाबादी जो कि हमारे आज के विशिष्ट अतिथि थे लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाए। 5100 रुपये वह दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी तो डॉक्टर साहब ने 5100 रुपये यहाँ दिलवाए हैं, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने संकेत किया कि फरवरी तक 1 लाख रुपया हमारे आयुष्मान जी को दिया जाएगा। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी बहुत सहायता करी है, जैसे हमने नवीनीकरण किया या जो भी कई लाइब्रेरी के कार्य किए हैं, डॉक्टर साहब ने सहयोग दिया है उसमें, और डॉक्टर साहब सदैव सहयोग करते रहे हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। सभी दानी महानुभावों का धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपकी भी सबकी परमात्मा श्री यश में वृद्धि करे, आपकी ऐसे ही धार्मिक कार्यों में रुचि बनी रहे और आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और जीवन की सेवा करते रहें और हम लोग आपके स्नेह में डूबे रहें। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बल पुरुषों एवं मातृशक्ति, अब शांति बात। रात्रि की सभा ठीक 7:45 से 9:45 बजे तक चलेगी और अब शांति पाठ के बाद प्रीति भोज का कार्यक्रम है। हाँ जी, एक और घोषणा रही है कि जो हमारे विशिष्ट अतिथि थे जो आज आ नहीं पाए, हरीश अलावाली जी, उन्होंने भी एक वादा किया है। वो कहते हैं मैं हर साल आर्य समाज को 5100 रुपये दिया करूँगा। इन धार्मिक कार्यों में सब रुचि बनी रहे उनकी, परमात्मा उनके श्री यश में वृद्धि करे। और मैं काफ़ी कुछ श्रेय जो ये प्रेरित करते हैं ना, मैं अपने अशोक भाई साहब को देना चाहूँगी कि वे लोगों को बहुत प्रेरित करते हैं इस कार्य के लिए कि वो कैसे समाज के साथ जुड़ें, आएँ और समाज को सहयोग दें। अब आप सबकी ओर से मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और साथ ही हमारे जो अध्यक्ष महोदय थे, हमारे आग्रह पर जिन्होंने इस बात को सुशोभित किया, अध्यक्ष का आपने सुना कि की बुराई, उनका भी हृदय की गहराई से आप सबकी ओर से धन्यवाद करता हूँ। अब ये सत्संग कार्रवाई यहीं पर संपन्न होती है। भोजन की व्यवस्था है जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अब शांति। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। ऋषिवर देव दयानंद की, गुरुवर गिरजानंद जी की, स्वामी श्रद्धानंद जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते।